हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड सीरीज के अंदर क्लास 7 के बायोलॉजी सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होती है वो किस तरह की होती है, प्लांट्स अपनी लाइफ को सस्टेन कैसे रखते हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। प्लांट्स के अंदर फूड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, वाटर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, गैस एक्सचेंज कैसे होता है, ग्रोथ कैसे करते हैं, हार्मोन्स कैसे बनते हैं प्लांट्स के अंदर, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देखो। प्रियंका टुक अ de-starched potted plant and set up an experiment as shown in the given figure। यानी कि प्रियंका ने एक de-starched potted plant लिया, यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसमें स्टार्च खत्म हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने वो सेटअप किया। किस तरीके का सेटअप दिखा रखा है यहाँ पे, देखो। यहाँ पर आपको एक कांच का बीकर दिखा रखा है और उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिखा रखी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लीफ यहाँ अंदर डाल रखी है और ये ग्लास का फ्लास्क है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये लीफ दिखा रखी है जो फ्लास्क से बाहर है, और इसको वाई नाम दिया, और जो फ्लास्क के अंदर है उसको एक्स नाम दिया है। ठीक है, शी लेफ्ट द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स एंड देन टेस्टेड the leaves X and Y for the presence of starch। कुछ देर के लिए उन्होंने प्लांट को छोड़ दिया सनलाइट के अंदर और उसके बाद में उसको देखा, तो उन्होंने X और Y जो लीफ है उन दोनों को स्टार्च जो उसकी प्रेजेंस है या नहीं उसके अंदर, उसके लिए सिलेक्ट किया। ठीक है, द लीफ X did not give starch test while the leaf Y showed the प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी कि जो एक्स लीफ थी उसके अंदर कोई स्टार्च की प्रेजेंस शो नहीं होती है, जबकि वाई लीफ के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस शो होती है। ये इसका क्या रीजन है, सुनो ध्यान से। आपको पता है प्रोसेस हुई होगी फोटोसिंथेसिस, उसके लिए चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। चलो वाटर तो रूट से आ गया होगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आती है एनवायरनमेंट से। हमने इसको फ्लास्क में डाल दिया लीफ को, चलो फ्लास्क के अंदर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, लेकिन पता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरी उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या जो लीफ एक्स है उसको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली क्या, नहीं मिली। इस कारण से क्या हुआ, वहां पर ग्लूकोज नहीं बना, और ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च भी नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज ही कन्वर्ट होता है किसमें, स्टार्च के अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या है, देखो व्हाट इज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। क्या है एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव क्या करता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, यही प्रूव करता है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये तो दोनों में ही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो दोनों को ही मिल रही है सनलाइट तो। एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस का कोई पता नहीं चलता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस जो है वो हमें पता चलती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, क्या है, मैच कीजिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को, और उसके बाद उसके आंसर आपको मैच करना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जो पार्शियली पैरासिटिक है। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरों पर डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद टोटल पैरासिटिक प्लांट, टोटल पैरासिटिक प्लांट जो कंप्लीटली डिपेंड रहता है अपने जो न्यूट्रिशन है उसके लिए दूसरे प्लांट पर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। और एक सिम्बायोसिस एसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट्स का, या एक प्लांट और एक दूसरा और दूसरी स्पीशीज का आपस में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बड़ा बेनिफिट देते हैं, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो देखो सिम्बायोसिस जो है वो लाइकेन है, ये तो मुझे पता है। ठीक है ना, डी का फोर्थ, तो डी का फोर्थ किसमें है, देखो ए और बी दोनों में। ओके, आगे चलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है वो कौन सा होता है, आपको पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है निपेंथिस। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है, निपेंथिस, यानी सी का फर्स्ट, दोनों में ही सी का फर्स्ट है। उसके बाद देखो टोटल पैरासिटिक प्लांट, टोटल पैरासिटिक प्लांट जो है वो कौन सा है, और एक पार्शियल पैरासिटिक प्लांट कौन सा है। देखो पार्शियल पैरासिटिक प्लांट जो है वो रेफ्लिशिया होता है। ठीक है, और टोटल पैरासिटिक प्लांट जो है वो मिस्टिल्टो है, और जो टोटल पैरासिटिक प्लांट है वो क्या है, मिस्टिल्टो है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए।
फरहीन सोक्ड सम बीन सीड्स इन वाटर। फरहीन ने क्या किया है, कुछ बीन सीड्स लिए हैं और उनको क्या किया है, वाटर में सोक आउट किया है, ठीक है, ओवरनाइट, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग शी ड्रेन द वाटर एंड कीप द सीड्स मॉइस्ट टिल दे स्टार्टेड जर्मिनेटिंग। अगले दिन क्या किया उन्होंने, अगले दिन जो है फरहीन ने उसको कॉटन में रखा और वो सीड जो है वो मॉइस्ट रहे, तब तक मॉइस्चर दिया जब तक वो जर्मिनेट होना स्टार्ट ना हो गए हों। She boiled half of the seeds and kept the germinating seeds one thermos flask X and the boiled seeds into the another thermos flask Y। यानी कि Y जो है उसके अंदर कौन है, बॉइल्ड सीड्स है, कौन है, बॉइल्ड सीड्स है, और जो फ्लास्क X है उसके अंदर क्या है, विदाउट बॉइलिंग वाले हैं। विदाउट बॉइलिंग वाले हैं, ठीक है। शी कवर्ड माउथ ऑफ बोथ फ्लास्क विद मॉइस्ट कॉटन वूल। उन्होंने क्या किया, दोनों को ही मॉइस्ट कॉटन वूल से क्या कर लिया, उसके फ्लास्क को क्या कर दिया, ढक दिया है, ठीक है। देन शी स्टार्टेड द थर्मामीटर्स इन बोथ फ्लास्क कैप्ड टू द फ्लास्क शोन इन गिवन फिगर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो इंसर्ट किया उसने थर्मामीटर, क्या इंसर्ट किया, थर्मामीटर इंसर्ट किया यहाँ पर, देखो दोनों फ्लास्क के अंदर, ठीक है। What would be her observation, तो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे। ऑप्शन देखिए ए, टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क X इंक्रीजेस बिकॉज इट हैज द फोटोसिंथेसाइजिंग सीड्स। ए का जो है नॉन बॉइलिंग, वो फोटोसिंथेसाइजिंग सीड्स है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क X इंक्रीजेस बिकॉज इट हैज द रेस्पिरेटिंग सीड्स, ये मे भी पॉसिबल है क्योंकि जो X है उसमें नॉन बॉइलिंग सीड्स है और वो जर्मिनेट करते हुए सीड्स है। वो जर्मिनेट करते हुए सीड्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मेरे को सेकंड सही है दिख रहा है। टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क Y इंक्रीजेस बिकॉज द बॉइल्ड सीड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। टेम्परेचर जब फ्लास्क X का वो इंक्रीज होता है रेस्पिरेटिंग सीड्स के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द गिवन फिगर शोज अ सेटअप एट द स्टार्ट ऑन एक्सपेरिमेंट X एंड आफ्टर फ्यू डेज द Y। द चेंज ऑब्जर्व्ड इन सेटअप Y इज ड्यू टू, क्या है लिखा हुआ देखो, आपको यहाँ पर इस जगह पर स्टेम जो है वो दिखा रखा है, यहां पर ये क्या कर रखा है पता है क्या, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें पता है क्या होता है, जो स्टेम होता है ना, स्टेम के ऊपर की कवरिंग्स जो होती है वो हटा दी जाती है और उसके साथ में उसका जो फ्लेम होता है वो भी हट जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर इस जगह पर जो स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा फूल जाता है, ऐसा फूल जाता है, ये किस कारण से हुआ, ठीक है ना। अब आपको मैं एक बात बताऊं, अगर मान लो ये स्टेम है तो इस स्टेम के पास में से क्या हो रहा होता है, यहां से फ्लोएम जा रहा होता है, फ्लोएम क्या हो रहा है, फ्लोएम जा रहा होता है। अब अगर आप यहां से कोई चीज रिमूव कर दोगे, जैसे उसकी बार्क है वो रिमूव कर दोगे, तो क्या जो फ्लोएम है उसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो फ्लोएम भी रिमूव कर दिया तो ऊपर से आने वाला जो फूड है वो सिर्फ यहीं तक रह जाएगा और यहां इकट्ठा होने लगेगा। तो यहां पर जो मूवमेंट है डाउनवर्ड वो डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड गेटिंग ब्लॉक्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड गेटिंग ब्लॉक्ड, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर गेटिंग ब्लॉक्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द गेटिंग ब्लॉक्ड। तो क्या हुआ, ऊपर से नीचे आने वाला जो फूड है उसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट है फूड का वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, क्योंकि ऊपर जो लीफ फूड बना रही है वो फूड नीचे नहीं आ पा रहा है क्योंकि बीच में फ्लोएम वाला जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है ना। वो हमने क्या किया, जैसे ही इसका जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर बार्क हटाई, वो फ्लोएम भी क्या हो गया, चला गया वहां से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फ्लोएम ट्यूब्स आर ओनली फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट एज दिस वेयर द शुगर्स आर मेड। कहता है फ्लोएम ट्यूब्स जो है वो वहां मिलती है जहां पर लीव्स होती है खाली और वहां शुगर बनती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, ये भी गलत है क्योंकि वो रूट से लीव तक पहुंचाता है। स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के ऊपर मिलने वाले स्मॉल पोर्स होते हैं जहां से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, तो इस कारण से मैं कह सकता हूं कि स्टोमेटा जो है वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, दैट इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, in an experiment demonstrating
द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रिला। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ऑक्सीजन के निकलने को, और वो प्लांट कौन सा है? हाइड्रिला का प्लांट है। ठीक है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड इनटू वाटर टू द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, व्हाट वुड हैपन इफ द ऑल अदर कंडीशंस आर फेवरेबल। तो जैसे ही हमने सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ऐड किया, क्या होगा अगर सारी कंडीशंस जो है वो फेवरेबल है? तो इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड डिक्रीजेस एज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के थ्रू आ रही है तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन डिक्रीज क्यों होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ठीक है ना हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना वो क्या करता है, वो CO2 देता है। तो जब CO2 देगा तो जितना CO2 यूज में आएगा उतना ही ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा, होगा कि नहीं? तो मेरे ख्याल से तो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ना चाहिए, तो ऐसा ही होगा एक्चुअली। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड डिक्रीजेस एज द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, ऐसा कुछ नहीं है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इंक्रीजेस एज द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो CO2 ज्यादा देगा तो उससे जो ऑक्सीजन बनती है वो भी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन का जो एवोल्यूशन है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ रिलीज्ड ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट दे रखा है आपको और उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और आपको देखना है कि इसमें कौन सा सुटेबल है। ठीक है, डैश टिश्यू इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। हमें पता है जाइलम होता है, लिख देते हैं एक बार के लिए। उसके बाद ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस अ डैश पुल इन द प्लांट दैट कॉजेस द वाटर टू मूव अपवर्ड्स। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक पुलिंग प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जो किसके अंदर होगा, जो कि जाइलम के अंदर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जाइलम के अंदर प्रेशर प्रोड्यूस करता है, तो मैं कह सकता हूं सकिंग प्रेशर। जिस हिसाब से यहाँ पे नीचे ऑप्शन है मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इसमें सक्सेशन लिखा है। ठीक है, एक सकिंग प्रेशर जनरेट करता है जिसके कारण क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही पानी उड़ता है वहां एक ऐसा स्पेस बनता है जहां पर पानी की कमी होती है, तो इस कारण से वहां एक ऐसा प्रेशर जनरेट होता है जो पानी को ऊपर खींचेगा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द सेल्स ऑफ फ्लोएम। क्या होगा, फ्लोएम होगा। उसके बाद डैश आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द स्टेम एंड द हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है स्टेम के ऊपर स्मॉल पोर्स हैं जा, वो बताओ। तो जो स्मॉल पोर्स होते हैं ना उनको बोलते हैं लेंटिकल्स। ये होते हैं लेंटिकल्स जो कि स्टेम के ऊपर मिलते हैं। अगर आपको लीफ पे बोले तो स्टोमेटा करेंगे, स्टेम के ऊपर जो पोर्स होते हैं वो लेंटिकल्स होते हैं। तो अब देखो, क्या फर्स्ट के लिए जाइलम ठीक है? हाँ ठीक है। क्या थर्ड के लिए फ्लोएम ठीक है? हाँ ठीक है, मेरे को तो पहला ही लग रहा है। और देखो सेकंड के लिए क्या है, सक्सेशन प्रेशर है, हाँ ठीक है। 4 के लिए न्यूमेटोफोर से क्या, नहीं ये तो नहीं होगा। उसके बाद फर्स्ट के लिए फ्लोएम से ये क्या, नहीं है। अच्छा, फोर्थ के लिए अंदर देखेंगे तो थर्ड के लिए जाइलम है क्या, नहीं, थर्ड के लिए फ्लोएम है, तो एकदम गलत हो गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं और सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, देखो, रूट हेयर्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। क्या लिखा हुआ है, रूट हेयर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स के लिए। ये स्टेटमेंट सही है एकदम। स्टेटमेंट 2 देखिए, रूट हेयर्स डिक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ये नहीं होना चाहिए, डिक्रीजेस वाला जो है वो नहीं होना चाहिए, एक्चुअली वो इंक्रीज करते हैं। जैसे ये रूट है ना, मैं बताता हूं तुम्हें, जैसे ये रूट है ना, इस रूट के ऊपर की तरफ, नीचे नहीं ऊपर की तरफ क्या होता है, इस जगह पर रूट हेयर्स जो है वो लगे हुए रहते हैं और ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये सरफेस एरिया डिक्रीज नहीं करते, ये इंक्रीज करते हैं। तो मैं लिख दूं, ये इंक्रीज करते हैं। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो पहला तो सही है और दूसरा गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ये गलत है। Both statement first and second are true, but statement
टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट F1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, इट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसकी करेक्ट इक्वेशन जो है वो आपको देखनी है। नीचे आपको 4 इक्वेशन दे रखी है, इनमें से करेक्ट इक्वेशन जो है वो कौन सी है वो आपको देखनी है। सुनो ध्यान से मेरी बात। रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो है उसे हम तोड़ेंगे ऑक्सीजन की हेल्प से, क्योंकि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है, CO2 मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। तो हम क्या करते हैं, हम भी तो ऑक्सीजन ये लेते हैं और CO2 बनाते हैं, तो प्लांट्स भी ऐसा ही करते हैं एक्चुअली। तो रात में, दिन में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उल्टी प्रोसेस चलती है, लेकिन रात में प्लांट्स भी हमारे जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, तो कभी ये मत समझना कि सर ये कब से ऑक्सीजन लेने लगे और CO2 देने लगे, रात में ऐसा ही होता है एक्चुअली, इवन दिन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस इतनी ज्यादा होती है तो ओवरऑल ऑक्सीजन रिलीज होने लग जाती है। जितनी ऑक्सीजन प्लांट यूज में ले रहा है वो तो ले लेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, तो हमें पता नहीं चलता कि दिन में भी रेस्पिरेशन चल रहा है क्या, हालांकि दिन में भी चलता है, ठीक है ना। तो देखो ग्लूकोज है C6H12O6, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज में आएंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और मॉलिक्यूल बनते हैं 6 ही वाटर के और साथ में बनती है एनर्जी। ये मेरे को ठीक है, ये तो सही दिख रहा है। C12OH25H22O11 ऐसे तो कोई रिएक्शन नहीं है। C5H10O5 ये तो शुगर ही नहीं है, सही। C6H12O6 6U2 बना और साथ में, और 6H2 यूज में आ रहा है, यूज कब से आने लगा, H2 तो निकलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि भाई एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज आए, 6 CO2 प्रोडक्ट के फॉर्म में, 6 वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में और साथ में एनर्जी निकलती है ना। तो ये जो है वो सही रिएक्शन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एट विच ऑफ द गिवन वेरिएबल्स P, Q एंड R वेनस फ्लाई ट्रैप कुड बी प्लेस्ड। तो आपको P, Q और R दे रखा है और वेनस फ्लाई ट्रैप कहां रखा जा सकता है। एक बात बताऊं, वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो क्या है, वो है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो क्या सर वो इंसेक्ट को खाता है, हाँ इंसेक्ट को खाता है वो, तो वो पार्शियली हेटेरोट्रॉप होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो आपको पता है वो क्या है, वो होता है पार्शियल हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉफ है, तो वो ऑटोट्रॉफ भी है और वो हेटेरोट्रॉफ भी है। तो ऑटोट्रॉफ है, ओके हाँ बिल्कुल है, वो हेटेरोट्रॉफ भी है, ठीक है वो बिल्कुल है, पार्शियल हेटेरोट्रॉफ भी है और ऑटोट्रॉफ भी है, और पी जो है वो इन दोनों के लिए आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, पी वाली जगह पर रख सकता हूं किसको, वीनस फ्लाई ट्रैप को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन होता है, जो सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। कहते हैं दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल सो दे फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज बिसाइड्स द फोटोसिंथेसिस। ये कहता है कि जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल जो होती है ना वहां ग्रो करते हैं, अगर उसको नाइट्रोजन की कमी ही पूरी करनी है तो वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में क्यों ग्रो करेंगे, वो तो नाइट्रोजन रिच सॉइल में ग्रो करने चाहिए, है ना। दे एग्जिबिट बोथ ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे ग्रो on the branches of the tall trees and obtain their water and minerals from them. उसके बाद ऑप्शन 4 देखिए, they do not show the photosynthesis and absorb their nutrients from the dead and decaying organic matter। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही तो चीजें हैं जो कि सेप्रोफाइटिक चीजों के बारे में बताती है, क्योंकि वो डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करके अपना अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द प्लांट पी इज डिपेंडेंट एंटायरली on its host for its food requirement, where the plant Q can photosynthesize but it obtains water and minerals from its host plant। कहता है कि जो प्लांट P है वो कंप्लीटली डिपेंड रहता है अपने होस्ट पर, जबकि ये बोलता है कि दूसरा प्लांट Q जो है वो फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पानी और मिनरल्स चाहिए वो अपने होस्ट से
लेता है। इसका मतलब कंप्लीटली डिपेंड नहीं है, थोड़ा सा डिपेंड है किसके लिए, पानी और मिनरल्स के लिए अपने होस्ट के ऊपर। ठीक है, द प्लांट पी एंड क्यू कुड बी, प्लांट पी और क्यू कौन हो सकता है, प्लांट पी एंड क्यू कुड बी डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। क्या वो एक कस्क्यूटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो कंप्लीटली पैरासाइटिक प्लांट है, और रेफ्लिशिया जो है वो एक तरीके से, पूरी तरीके से जो पैरासाइटिक प्लांट नहीं है। उसके बाद देखो मैंगो और महुआ, नहीं ये नहीं होगा। देवदार और द मिस्टल्टो नहीं होगा। ठीक है, संड्यू एंड द मिस्टल्टो नहीं होगा। तो कस्क्यूटा और रेफ्लिशिया जो है वो इसका सही आंसर होता है। कस्क्यूटा इज कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट एंड द रेफ्लिशिया इज पार्शियली पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अनस्क्रैम्बल द लेटर गिवन इन द बॉक्स बिलो टू गेट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट्स। आपको यहाँ आगे पीछे दे रखे हैं, आपको वर्ड्स जो है वो उसको सही बनाना है कि सारे के सारे जो है लेटर्स जो है वो सही लिख करके क्या वर्ड बनता है जो कि प्लांट के अंदर मिलेगा। तो ENTLCEILS, मुझे लगता है कि वो लेंटिकल्स बनेगा। लेंटिकल्स जो है वो स्टेम के ऊपर मिलने वाले छोटे पोर होते हैं जहां पर गैस एक्सचेंज होती है, हो सकता है ना। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट, देखते हैं क्या है। ये देखिए, दे आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, वो लीफ की सरफेस पे मिलते हैं, एंड यंग स्टेम्स एंड हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज। भाई देखो, वो स्टेम पे मिलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन लीफ की सरफेस पर ये बात थोड़ी जमी नहीं। तो आगे चलते हैं, देखो, दे आर फाउंड ऑन द बार्क ऑफ स्टेम एंड द स्किन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि कहां मिलते हैं? ये बार्क ऑफ स्टेम पे मिलते हैं और स्किन ऑफ फ्रूट्स पे मिलते हैं, ये मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो दे रिमेन ओपन एट ऑल टाइम, और वो हमेशा खुले रहते हैं, ये भी एकदम ठीक है। तो एग्जैक्टली है ना, सेकंड देखते हुए टिक नहीं करना है ना, और सारे ऑप्शंस जो है वो आपको फोर्थ ऑप्शन तक जाना है। क्योंकि देखो, अगर मैं बी को सही मान करके टिक कर देता तो शायद मेरा सी वाला जो है वो भी छूट जाता, और सी के अंदर जो चीज दे रखी है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जाएगा डी, बी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वो हमेशा खुले रहते हैं लेंटिकल्स, और वो बार्क के ऊपर मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिफाइंड पी एंड क्यू। ठीक है, आपको पी क्या दिख रहा है और क्यू क्या दिख रहा है? तो ये तो क्या चीज है, पहले तो ये बता दो। ये तो है स्टोमेटा, स्टोमेटा का डायग्राम है। उसके बाद एक चीज बाहर आ रही है और एक चीज अंदर जा रही है, इसका मतलब कोई गैस एक्सचेंज हो रहा है। गैस एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो स्टोमेटा खुले हैं। स्टोमेटा खुले हैं तो मैं कह सकता हूं कि निकल रही है शायद ऑक्सीजन, और अंदर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या है, देख सकते हैं, पी वाटर वेपर है जो कि बाहर निकल रही है, हो सकता है। क्यू ऑक्सीजन है जो अंदर जा रही है, जरूरी नहीं है, CO2 हो सकती है। आगे देखते हैं, पी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, पी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती। सी में बात करते हैं, पी जो है वो ऑक्सीजन है और क्यू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन और उसके बाद ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी में क्या हो सकता है? देखो, ये तो होगा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। और अगर मैं बात करूं नॉर्मल रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के बारे में बात करूं, तो इस टाइम पर वेपर जो है वो भी उड़ सकती है और ऑक्सीजन अंदर जा सकती है। हो सकता है वेपर बाहर जाए और ऑक्सीजन अंदर जाए, तो वाटर वेपर बाहर जा सकती है और ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, बिल्कुल हो सकता है। तो बोथ ए एंड सी का ऑप्शन मेरे पास है, तो ये भी मैं सही मानूंगा, और ऑप्शन ए और सी जो है वो सही है। ठीक है, अगर आपको इन तीनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो आप पहले तो आप क्या चूज करोगे? सी ऑप्शन जो है वो चूज करोगे, क्योंकि वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन वेयर द जाइलम एंड फ्लोएम कैन बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट। देखो क्या कहते हैं कि आपको पूछा है कि एक फ्लो चार्ट केयरफुली जो है वो स्टडी करो, और कहां कहां पर जाइलम और फ्लोएम रखे जा सकते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ठीक है, क्या वो रूट्स में मिलते हैं? यस, दैट। क्या वो स्टेम में मिलते हैं? हाँ, यस। इफ दैट इज यस, देन आप चलोगे कि वो लीफ में मिलेंगे, और अगर नो तो वो पी है। देखते हैं आगे क्या। इट इज फाउंड इन अ लीफ, then yes, then it transport water and minerals, okay, or if the no it is Q। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इट इज यस, देन S। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पर जाइलम हो सकता है, और देन इट इज नो, देन इट ट्रांसपोर्ट फूड। इफ दैट इट ट्रांसपोर्ट फूड, देन इट इज यस,
देन मैं कह सकता हूं कि R इज फ्लोएम। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं कि मैं S की जगह जाइलम रख सकता हूं और R की जगह फ्लोएम रख सकता हूं। तो जाइलम जाएगा S की जगह और फ्लोएम जाएगा R की जगह, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अचीवर सेक्शंस में चलते हैं। अचीवर सेक्शन क्या कहता है, देखो, विच ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स सच एज अ एलोडिया। यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनके पास में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको इन ग्राफ के थ्रू बताना है। आपको एक चीज बताता हूं मैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, मान लो आप शुरू से 0 से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अप्रोक्स 30-35 के आसपास जो है वो फोटोसिंथेसिस काफी अच्छा होगा, क्योंकि ये सुटेबल टेम्परेचर होता है ऑल ओवर द प्लांट्स। ठीक है ना, प्लांट्स के लिए मोस्टली सुटेबल टेम्परेचर ये होता है। लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा चलेंगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, उतना ही फोटोसिंथेसिस जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो सुटेबल टेम्परेचर रेंज होती है ना, अप्रोक्स मैं मान सकता हूँ 25 to 35 ये सुटेबल रेंज है। इसके पीछे और इसके आगे फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत कम होता है। तो आपको ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगा तो ऑक्सीजन रिलीज भी बहुत कम होगी, है ना। तो देखो आपके पास में जो ग्राफ दे रखा है वो है ऑक्सीजन रिलीज का और टेम्परेचर का। तो जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन रिलीज कम हो रहा है। ओके, लेकिन ऐसे नहीं होता कि 0 से आप बढ़ा रहे हो 30 तक जाते हुए भी कम हो रहा है, ये वाला ग्राफ सही नहीं है। अप्रोक्स 0 से लेकर के 30 तक तो आप इंक्रीज करो। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड नंबर भी ठीक ऐसा ही है कि 0 से हम 30 डिग्री तक चल रहे हैं तो भी ऑक्सीजन रिलीज कम हो रहा है, तो सेकंड वाला भी सही नहीं है। थर्ड में देखेंगे, देखो 0 से मैं 30 तक चल रहा हूं तो ग्राफ थोड़ा बढ़ रहा है। 30 के बाद जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 60 तक तो ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज पहले तो बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। इसका मतलब जब सुटेबल टेम्परेचर रेंज आई थी तब फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा हो रहा था, है ना। इस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ग्राफ थर्ड है वो सही है एकदम। फोर्थ वाला देखो कि 0 से 30 तक बढ़ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन 30 से 60 तक भी नहीं बढ़ता, ऊपर वाला ग्राफ सही नहीं है ये। ठीक है ना, 30 to 60 वाला ग्राफ सही नहीं है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जाएगा कौन सा, थर्ड। शुरू में टेम्परेचर बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उसके बाद में वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17। रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर द फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। ओके, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है रिगार्डिंग देम। फिर ये कहते हैं प्लांट्स हैव टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक processes for their growth. Okay, for this they prepare their own food from process is called respiration। ये यहां नहीं होना चाहिए, मैं कह सकता हूं यहां फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। which converts the light energy from the sun into the chemical energy। that is correct, एकदम करेक्ट है, केमिकल एनर्जी वाला करेक्ट है, जो सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। नहीं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। इज रिलीज्ड व्हाइल द ऑक्सीजन इज टेकन इन, ये भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पर CO2 टेकन होती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर द फूड एज अ स्टार्च एंड स्टोर इन द ग्लूकोज, ये भी गलत। क्या है, ये भी गलत है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये इंटरचेंज होने चाहिए। इन डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट्स, फ्रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा, दैट इज ऑल करेक्ट। ठीक है, तो अब आपको यहां पता चल गया है कि किस तरीके से कौन से वर्ड्स जो हैं वो यहां पर गलत दिखा रखे हैं, तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही देखना है। देखते हैं, देखो respiration should be replaced with the photosynthesis and it is mentioned incorrectly। करेक्ट है ये, हमें तो इनकरेक्ट दिखना है ना, है ना। उसके बाद देखो लाइट एनर्जी शुड नॉट बी चेंज्ड वेयर द केमिकल एनर्जी शुड बी चेंज टू द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो केमिकल एनर्जी सही है, केमिकल एनर्जी सही है, जो लाइट एनर्जी है वो भी ठीक है। शुड नॉट बी चेंज्ड वेयर द केमिकल एनर्जी शुड बी चेंज, केमिकल एनर्जी क्यों चेंज होनी चाहिए, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी भी ठीक है, तो ये तो रॉन्ग लग रहा है मेरे को। फिर आगे देखते हैं, द पोजीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन शुड बी इंटरचेंज्ड एज दे आर मेंशन्ड इनकरेक्टली, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरचेंज होने चाहिए। The position of starch and glucose should be interchanged as they are mentioned incorrectly, that is also correct। सही होना चाहिए, हमें तो इनकरेक्ट देखना है, और इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है खाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
रोहन सेटअप एन एक्सपेरिमेंट एज शोन इन गिवन फिगर, व्हाट विल ही ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। देखो क्या है ये सेटअप, क्या है मैं बताता हूं आपको। एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ लाइम वाटर है, यहाँ जर्मिनेटिंग सीड्स है और यहाँ भी लाइम वाटर है, और ये एक जो है वो सक्सेशन पंप है, ठीक है, और यहां से एयर अंदर जाएगी, ठीक है, चलिए यहां से एयर अंदर जाएगी। एयर जो अंदर जाएगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो जैसे एयर यहां से अंदर जाती है, अंदर मिलेगा आपको लाइम वाटर, ठीक है ना, अंदर मिलेगा आपको लाइम वाटर। तो यहां जो एयर जाएगी उस वो एयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी और CO2 भी होगी, लेकिन CO2 का अमाउंट बहुत कम होता है ना। चलिए उसके बाद देखो ये वाई जो है, यहां से एयर वाई में जाएगी, ठीक है। पहले तो मैं ये बताता हूं कि जर्मिनेटिंग सीड्स जो है ना वो भी तो एयर रिलीज करेंगे, पहले हमें वो भी देखना पड़ेगा। ये रिलीज करते हैं CO2, ये रिलीज करते हैं CO2। CO2 यहां से इधर जाएगी, यहां जाएगी, जो लाइम वाटर होगा उसके साथ में CO2 जो है वो कांटेक्ट में आएगी, और लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, CO2 कांटेक्ट में आने के बाद लाइम वाटर हो जाता है मिल्की। उसके बाद यहां से जो CO2 जाएगी जो वाई है, ठीक है ना, यहां से जो CO2 जाएगी जो वाई है, यहां पर CO2 रहेगी, ठीक है, लेकिन वहां एयर में CO2 रह रही है, तो लाइम वाटर में तो जा ही नहीं रही है, तो यहां पर इस लाइम वाटर का कुछ नहीं होगा। और फिर यही अगर मैं बात करूं यहां से कुछ एयर जो है, एयर तो जा ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ लाइम वाटर है, तो यहां से सीधा यहां पर कोई एयर नहीं जाएगी, तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का भी यहां पर कोई रोल नहीं है। और अगर यहां से बाहर से CO2 आएगी भी, यहाँ बाहर से CO2 आएगी भी, तो बहुत कम CO2 आएगी, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये जो सारा सेटअप है ये दिखाता है कि आपको कहां पर CO2 जो है वो लाइम वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब वाई टर्न्स मिल्की, वाई वाला जो है वो मिल्की हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब Z टर्न्स मिल्की, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्टली क्या कांटेक्ट में आएगा, CO2 कांटेक्ट में आएगा, हो सकता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब X टर्न ब्लू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, वो ब्लू टर्न नहीं होगा क्योंकि CO2 आने वाली जो बहुत ही कम है। एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क विल गो डाउन, टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं जाएगा बल्कि इंक्रीज होता है, क्योंकि जर्मिनेट करते हुए सीड्स एनर्जी रिलीज करते हैं, इस कारण से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, तो कम नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि CO2 डायरेक्टली जब यहां जाएगी तो Z जो है टेस्ट ट्यूब उसका क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, कौन, वाटर जो है लाइम वाटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर्स एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोज। आपको दिखा रखा है y, आपको दिखा रखा है x, और ये दिखा रखा है z। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ x, y एंड z, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिखा रखा है, x और y जो है वो प्रॉपर्ली हमें दिख भी नहीं रहे हैं। देखो हमें z तो पता है, z जो है वो तो क्या है, स्टोमेटा है, और यहाँ इस जगह पर जो है वो x और y जो है वो जाइलम और फ्लोएम दिखा रखे होंगे। ये मुझे लगता है कि कोई स्टेम का डायग्राम है, ठीक है। हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ x, y एंड z, ठीक है। x जो है वो सपोर्ट करने का काम करता है, क्या x हो सकता है मेनली सपोर्ट का काम करता हो, ये जाइलम हो सकता है, बीच में फ्लोएम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद y जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है, देख सकते हैं। और उसके बाद Z गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। देखो एक बात सुनो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ना, दैट आर जाइलम, ये है जाइलम, और जो X है ना, X वो क्या है, फ्लोएम है, वो क्या है, फ्लोएम है। तो मैं कह सकता हूं कि जो Y है वो जाइलम है, X फ्लोएम है। तो फ्लोएम जो होगा वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, और Y जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और Z जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए काम करता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ठीक है ना, गैस एक्सचेंज करवाते हैं, गैस एक्सचेंज 2 में ही है। ये सपोर्ट द प्लांट नहीं लग रहा है मेरे को, बाकी सारे ऑप्शन तो गलत है, रिलीज वाटर वेपर, टेक्स द CO2, मेनली गैस एक्सचेंज का काम होता है, ठीक है। लड़का क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब, रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी फाउंड इन इट, ठीक है। आपको ग्रिड जो है वो देखनी है, और आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस के अंदर कौन सा जो प्रोडक्ट है या फिर कौन सी ऐसे इसका आंसर है जो यहां दिया गया है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, क्या इसका जो आंसर होगा वो इस ग्रिड में है क्या,
तो प्लांट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड हेल्प्स टू रेगुलेट गैस एक्सचेंज। तो वो प्लांट की स्ट्रक्चर जो लीव्स पर होती है और गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है, यानी कि वो स्टोमेटा है। स्टोमेटा यहाँ पर है क्या, देखो एस एक तो यहाँ दे रखा है, लेकिन स्टोमेटा तो यहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं एस है क्या, और कहीं एस है क्या, और तो कहीं एस है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है। फिर प्लांट टिश्यू विच एंश्योर दैट ऑल प्लांट गेट्स फूड, यानी फ्लोएम, यानी कि वो प्लांट का टिश्यू जो कि सारे के सारे प्लांट्स को क्या करता है, फूड देता है। तो क्या फ्लोएम है क्या यहाँ पे, देखो फ्लोएम तो है, पी नहीं यहाँ पे नहीं है, पी से यहाँ भी फ्लोएम नहीं है, पी से यहाँ भी फ्लोएम नहीं है, पी से यहाँ भी फ्लोएम नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड वाला भी मुझे नहीं दिख रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल कोई फंगस हो सकती है या यीस्ट हो सकता है। फंगस है क्या कोई, यीस्ट, मशरूम्स, ऐसा कुछ। ये है मशरूम, नहीं है। यीस्ट ये भी नहीं है, यीस्ट ये भी नहीं है, यीस्ट यहां पर भी नहीं है, या मशरूम्स भी नहीं दे रखा है। ठीक है, अब लास्ट फोर्थ ही बचा है हमारे पास में, हो जाना चाहिए। तो a byproduct of the process that converts solar energy into the chemical energy। सोलर एनर्जी और केमिकल सोलर एनर्जी जिससे केमिकल एनर्जी बनती है, उसका एक बाई प्रोडक्ट जो है वो बताइए। बाई प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा, या एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पर वाटर है क्या, वाटर W है तो सॉरी WAT यार, वाटर है, बिल्कुल है, वाटर है। ठीक है, ऑक्सीजन भी है, देखते हैं ओ है क्या, नहीं है, ओ नहीं है, ओ नहीं है, एक मिनट, ये रहा, ऑक्सीजन भी है, देखो वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, एनर्जी है क्या, देखो एनर्जी देख लेते हैं, EN नहीं है, E नहीं है, कहीं नहीं है E एनर्जी। बाकी हमें इसके दो तो मिल ही गए ना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसके जो भी वर्ड्स हैं वो हमें यहाँ पर ग्रिड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। इससे अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ तक हम आज कंप्लीट रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।